और दोस्तों, अरे दोस्तों, आप लोगों ने कई बार ये सुना होगा कि फलना जो टेक्नीशियन था, फलना जो आदमी था या टेक्नीशियन मैकेनिक, पिछले सीजन उसने 4 लाख कमाए, 5 लाख कमाए हैं, एक सीजन में अच्छा पैसा निकाल लिया। कुछ मैकेनिक ये कहते हैं कि भाई हमारा तो काम ही नहीं चलता। और कुछ ऐसे मैकेनिक होते हैं जो काम करने के बाद फ़ोन भी नहीं उठाते। मतलब आपको हर तरीके के लोग इस फील्ड में मिलेंगे, और इन्हीं सब चीज़ों को हम कैसे सुधारें, कैसे बनाएं, और आप एक अच्छे टेक्नीशियन, एक अच्छे मैकेनिक, प्रोफेशनल वाले बढ़िया, और आपके पास अच्छा इनकम सोर्स भी हो, प्रॉफिट भी आपका अच्छा हो, कैसे हो, तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। अगर एक आप एसी टेक्नीशियन है, एसी मैकेनिक हैं, तो ये वीडियो आपके लिए पावरफुल रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों, आपसे सिर्फ इतना रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, और इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का जो वीडियो दोस्तों है वो टॉपिक है, मैंने पहले ही व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप लोग तो देख ही रहे होंगे पीछे, रिपीट रिपेयर एसी एंड रेफ्रिजरेटर। आपको दोस्तों इस फील्ड में ऐसे मैकेनिक मिलेंगे जो प्रॉपर वर्क तरीके से काम करते हैं, और कुछ ऐसे मिलेंगे जो सिर्फ रिपेयर करना जानते हैं मगर प्रॉपर तरीके से नहीं जानते, और कुछ ऐसे मिलेंगे जो नियम तो जानते हैं मगर उस नियम को फॉलो नहीं करते। तो अब इसमें दोष किसका है, इस बारे में हम जानेंगे इस पूरे वीडियो में। तो शुरू करते हैं दोस्तों, आए दिन हम लोग देखते हैं कि कोई एसी रिपेयर किया, कोई रेफ्रिजरेटर रिपेयर किया, और फिर दोबारा वही शिकायत आती है। यानी अगर आप किसी कस्टमर का एसी रिपेयर कर रहे हो, उसको ठीक कर रहे हो, सपोज अगर आपने गैस चार्जिंग की है, कूलिंग की दिक्कत आ रही थी और आपने उसे ठीक किया, और बाद में फिर दोबारा वही शिकायत आ गई, इसका मतलब दोस्तों ये क्या हुआ, रिपीट रिपेयर हुआ। आपने फर्स्ट टाइम तो इसको रिपेयर किया, किसको, एसी को, या फिर आपने रेफ्रिजरेटर को आपने रिपेयर किया। फर्स्ट टाइम इसको रिपेयर किया, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने के बाद, सम डेज आफ्टर, फिर दोबारा वही शिकायत आ गई, तो यानी कि ये आपका हो गया रिपीट रिपेयर। राइट दोस्तों, तो रिपीट रिपेयर को कैसे कम किया जाए और प्रॉफिट को कैसे बढ़ाया जाए, इसी विषय में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो रिपीट रिपेयर को कम करने के लिए नॉर्मली दोस्तों 6 ऐसे टॉपिक हैं, 1 2 3 4 5 6, ये ऐसे टॉपिक है दोस्तों जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपका प्रॉफिट का जो पैरामीटर है अगर वो डाउन है, तो आने वाले समय में अगर आप इन 6 नियमों को पालन करते हैं तो आपका प्रॉफिट आपकी तरफ जाएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों, सबसे पहले लीक के बारे में। नॉर्मली जो होते हैं दोस्तों, कुछ ऐसे टेक्नीशियन, कुछ ऐसे मैकेनिक होते हैं जो पूरे सिस्टम में लीक को फाइंड नहीं करते। वो क्या देखते हैं, अपना एक्सपीरियंस देखते हैं, या किसी लोकल मैकेनिक काम किए हुए वो टेक्निक को, जो आप लोग कहते हैं या आप लोग सुनते भी होंगे कि सिस्टम के किसी एक ऐसे पॉइंट पे जहाँ पे ऑयल आया हुआ है, तो आप लोगों का होता है कि वहाँ से लीक है। ठीक है दोस्तों, लीक है, माना लीक है वहाँ से, मगर उसकी जगह पर आपको पूरे सिस्टम में कई जगह ज्वाइंट है दोस्तों, तो उन सभी ज्वाइंटों को चेक करना जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आप एक सिस्टम में प्रॉपर लीक नहीं ढूंढ पाए, सपोज अगर आपने कोई कूलिंग कॉइल को अगर रिपेयर कर रहे हैं, अगर उस कूलिंग कॉइल में ये पॉइंट अगर कहीं से लीक है, अगर आपने सभी पॉइंटों को चेक नहीं किया राइट में लेफ्ट में, तो ये आपका रिपीट रिपेयर का कारण हो सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों ये जरूरी है कि पूरे सिस्टम में आपको लीक फाइंड करना बहुत जरूरी है। राइट दोस्तों, दूसरा दोस्तों होता है, लीक के बाद हमारा काम होता है उसको ब्रेजिंग करना, यानी कि बोले तो एक पार्ट को दूसरे पार्ट में जहाँ पे लीक होता है उसको ज्वाइंट को रिफिल करना, ज्वाइंट को रिपेयर करना, वो हमारा होता है ब्रेजिंग। अब दोस्तों होता क्या है, कई बार कई टेक्नीशियन क्या करते हैं, मैकेनिक लोग, अगर आपके पास ये पाइप है, यानी कि कॉपर पाइप है, और दूसरे कॉपर पाइप को आपस में ज्वाइंट करना हो,
या तो नोज प्लास का यूज करते हैं, या उसको जो डायमीटर देखिए दोस्तों, ये जो डायमीटर है और ये जो डायमीटर है, राइट दोस्तों, ये दोनों सेम है, ठीक दोस्तों, दोनों सेम है। तो इसको इस डाय में एंटर करने के लिए जब आगे का डाया आपका 5.8 होगा या 5.9 होगा, तभी तो 5.5 वाला इसके अंदर जाएगा। तो इस डाय को फैलाने के लिए कुछ टेक्नीशियन, कुछ मैकेनिक लोग नोज प्लास का यूज करते हैं। एक्चुअल दोस्तों देखा जाए, ये अगर आपका रिपीट रिपेयर ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए, जो ये पाइप है, इस पाइप का जो डाया है, ये जो डाया है, जितना डाया है उतना ही पाइप आपका दूसरे पाइप के अंदर जाना चाहिए। जैसे कि दोस्तों ये इतना हिस्सा, जैसे ये देखिए, यहां से लेके यहां तक इस पॉइंट का जो डाया है, यानी कि इतना डाया आपके इस पाइप के यहां तक अंदर तक आना चाहिए। यानी कि कॉपर पाइप का जितना डाया है उतना डाये का जो मेजरमेंट है वो आपके दूसरे पाइप के अंदर तक जाना चाहिए। उसके बाद आपको ब्रेजिंग करना चाहिए। ब्रेजिंग में भी दोस्तों कुछ टेक्नीशियन ऐसे होते हैं, उनका ब्रेजिंग करने का स्टाइल ऐसा होता है कि पूछिए मत। आप लोग करते क्या हैं, ब्रेजिंग को हीट किया और उसको लिक्विड बना के इस ज्वाइंट के ऊपर टपका दिया और उसको चारों तरफ से फैला दिया। दोस्तों यकीन मानिए 90% ये रिपीट का कारण होता है। चाहे वो ज्वाइंट, ये वाले ज्वाइंट हो, इंडोर के ज्वाइंट हो, चाहे आपके आउटडोर के ज्वाइंट हो, चाहे पूरे सिस्टम में कोई से भी ज्वाइंट है, अगर आप ब्रेजिंग प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे हैं तो आपका तो कंफर्म है कि रिपीट रिपेयर आएगा। चाहे वो 1 महीने के बाद आए, चाहे 2 या 3 महीने के बाद आए। और जब रिपीट रिपेयर आता है, 98% जो टेक्नीशियन मैकेनिक होते हैं कंपनी को दोषी करते हैं कि आपकी जो कूलिंग कॉइल लोकल है जी, काम नहीं करता है, खराब है। अरे जब खराब था ही तो आपने रिपेयर क्यों किया? अगर वो खराब था तो आपने रिपेयर क्यों किया? नहीं करते से बढ़िया। दोस्तों मेरी बात का बुरा नहीं मानिएगा, मगर ये सच्चाई है। अगर कभी कोई प्रॉब्लम दिख रही है तो कस्टमर को आप हैंड टू हैंड इन्फॉर्म कर दो। रिपेयर करने के बाद 2-3 महीने के बाद जब शिकायत आती है और फिर आप एक्सक्यूज देते हैं कि कंपनी का दोष है या कूलिंग कॉइल का दोष है, उस पॉइंट का वीक है, तो दोष कस्टमर का नहीं, दोष आपका है। राइट दोस्तों, समझ गए आप? लीक ढूंढना प्रॉपर जरूरी है। लीक की बात करूं दोस्तों, अभी आपके सामने मान के चलिए, एक हमारे पास ये सपोज एक टायर है, ट्यूब में अगर कहीं से पंचर है तभी तो इसमें की जो एयर है वो बाहर निकल गई। इस पूरे ट्यूब के अंदर अगर एयर है, 2 महीने से घर पे रखा हुआ है, किसी पोजीशन पर रखा हुआ है, और कुछ टाइम के बाद इसमें से एयर बाहर निकल गई, तो क्यों निकल गई भाई? यही पॉइंट हमें ढूंढना होता है। आखिर क्यों, वाई? इसमें से एयर गया कहाँ और गया तो कहाँ से निकला? यही पोजीशन दोस्तों हमारा एसी होता है। एसी के अंदर अगर गैस था तो गैस निकला तो कहाँ से निकला, ये ढूंढना बहुत जरूरी है। अगर ये पंचर वाला बिना पंचर लगाए इसमें दोबारा एयर फिल कर दे, एयर को इसमें दोबारा भर दे, एयर फिल कर दे, तो जाहिर सी बात दोस्तों, ये जो ट्यूब है शायद 1 घंटे 2 घंटे, शाम तक 2 दिन तक अच्छा चले, मगर 2 या 3 दिन के बाद फिर दोबारा इसमें की एयर बाहर निकल जाएगी और कस्टमर जो है वो फिर कहाँ पहुंचेगा? पंचर वाले के पास। कहाँ पहुंचेगा दोस्तों? पंचर वाले के पास। एग्जैक्ट यही पोजीशन आपके एसी में होता है। तो आपको इतने बड़े कोई तुर्रम खा नहीं है, आप भी पंचर बनाने वाले ही हैं। तो इस साइकिल वाले जो पंचर बना रहे हैं और आप जो पंचर बना रहे हो, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मगर समझने का बात है दोस्तों। साइकिल वाला पूरे सिस्टम में कभी देखिएगा, लगी हुई साइकिल, लगी हुई बाइक पे ही आपका पंचर नहीं बनाएगा। उसको बकायदा टायर बाहर निकालेगा, ट्यूब बाहर निकालेगा, पानी में डिप करेगा, प्रॉपर तरीके से चेक करेगा, एयर भरेगा, उसके बाद उसमें फिट करके कस्टमर कहता है कि जी बाइक आपकी ओके हो गई, साइकिल आपकी ओके हो गई। राइट दोस्तों, तो आप एसी मैकेनिक हैं, एसी टेक्नीशियन है,
तो आप भी पंचर वाले हैं, आपका जो नियम है, आप भी प्रॉपर लीक को ढूंढेंगे कि लीक कहाँ से है, और फिर दोबारा उसको ब्रेजिंग करके यानी पंचर बना के एसी वाले का प्रॉपर तरीके से ब्रेजिंग करेंगे, पाइप को हीट करेंगे, ना कि ब्रेजिंग रोड को। वेल्डिंग रोड को बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हीट करके सिस्टम पे लिक्विड बना के फैला दिए चारों तरफ से और लो जी ब्रेजिंग हो गई। दोस्तों ये रिपीट रिपेयर का सबसे बड़ा कारण ये होता है, दोबारा शिकायत आती है। तो आप पाइप को गर्म कीजिएगा, जो कॉपर पाइप है उसको आप हीट कीजिए, और उसको हीट करने के बाद जब उस पर आप ब्रेजिंग रोड टच करेंगे तो ऑटोमेटिक स्मूथली आपको उसके ऊपर रिफिल हो जाएगा और प्रॉपर आपका एसी लीक प्रूफ हो जाएगा। दोस्तों हमने बात किया लीक के बारे में और ब्रेजिंग के बारे में। अगर दोस्तों आप प्रॉपर तरीके से ब्रेजिंग यूज नहीं कर रहे हैं, सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत आएगी, चॉकिंग की। कई बार ऐसा होता है कि ब्रेजिंग करते टाइम लिक्विड होता है किसके अंदर, समझ गए आप, कॉपर पाइप के अंदर जो ज्वाइंट होता है उसके अंदर कई बार रिफिल हो जाता है, एंटर कर जाता है, तो वो चॉकिंग का कारण बनता है। और दूसरा दोस्तों चॉकिंग का कारण होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो गधे टेक्नीशियन जो लोकल मैकेनिक होते हैं वो क्या करते हैं, आप लोग समझिएगा मैं क्या बोलने वाला हूँ, कंप्रेसर यूज करते हैं। और कंप्रेसर यूज करने से क्या होता है, सिर्फ कस्टमर को आप टोपी पहना रहे हैं, कस्टमर तो छोड़िए उसको इसी ठीक मतलब है, सिर्फ आपने अपने माइंड में बैठा दिया है कि कंप्रेसर से प्रेशर दे दिया, वैक्यूम कर दिया और बढ़िया से काम हो गया। ये सिर्फ आपके मन में आप अपने आप को टोपी बना रहे हैं और अपने कस्टमर खुद खराब कर रहे हैं। आप प्रॉफिट की तरफ नहीं जा रहे हैं, आप लॉस की तरफ जा रहे हैं। तो आपको समझने की जरूरत है दोस्तों, आपके पास प्रॉपर वैक्यूम पंप होना चाहिए 2 स्टेज का। और कई टेक्नीशियन मैकेनिक को देखा जाता है जो वैक्यूम करते हैं, कहते हैं कि हमने आधा घंटा वैक्यूम किया जी, बहुत बढ़िया वैक्यूम हो गया। दोस्तों वैक्यूम करने का कोई टाइमिंग नहीं होता, वैक्यूम हुआ है या नहीं हुआ है ये सिर्फ एक वैक्यूम मशीन ही बता सकती है। माइक्रोफ्लोट गेज आता है अलग अलग ब्रांड के, आप पैरामीटर का यूज कीजिए तो ही आप कह सकते हैं कि आपने 10 मिनट वैक्यूम करने से आपका प्रॉपर वैक्यूम हो गया, या 1 घंटा किया या आधा घंटा किया, इसकी कोई टाइमिंग नहीं होती है। तो प्रॉपर आप वैक्यूम यूज कीजिए। और लोकल मैकेनिक या कई बार कंपनी के मैकेनिक बड़ी जल्दी में होते हैं, करते क्या है वो, जैसे साइकिल वाला करता है, मीटर लगाए नहीं बाइक के अंदर, लो जी हवा भर दिया, 40 का बैक प्रेशर हो गया जी। तो जब तक ये टायर वाला, कई बार आपने गौर किया होगा, जब भी कार में टायर के अंदर एयर भरी जाती है, एयर डाली जाती है, नाइट्रोजन डाली जाती है, तो वो एक मीटर लगाता है कि इसके अंदर कितनी एयर डाली गई है और कितनी नहीं है। यही दोस्तों कभी भी आप पैरामीटर को देख के कर सकते हैं, मगर आप कभी भी अंदाजे से उसमें गैस नहीं डालेंगे। कभी भी आप इसमें सिस्टम में गैस चार्ज कर रहे हैं तो किसे करेंगे, बाय वेट। आप देखेंगे हमारे आउटडोर यूनिट के ऊपर, इंडोर यूनिट के ऊपर, या किसी भी हमारे रेफ्रिजरेटर के सिस्टम के ऊपर मेंशन होता है कि आपको उस यूनिट के अंदर कितनी गैस रिफिल करनी है। तो आप बाय वेट गैस रिफिल कीजिए, प्रॉपर तरीके से काम कीजिए और आपको कभी कोई शिकायत नहीं आएगी। और मैं जो आपको इतनी बातें बता रहा हूँ, ये सारी बातें आप लोग जानते हो, फिर भी वही गलती करते हो। जैसे तम्बाकू के ऊपर लिखा होता है कि तम्बाकू सेवन करना हानिकारक है, फिर भी गवर्नमेंट बेच रही होती है। तो वही हाल है दोस्तों आप लोगों का। आप लोग सब कुछ जानते हो, क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, कैसे काम करना है, मगर फिर भी आप लोग वही हल करते हो। कौन सा, तो लोकल मैकेनिक वाला। अगर आप एक बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं, इन 6 पॉइंटों को यूज कर रहे हैं, तो आप एक प्रोफेशनल टेक्नीशियन हैं। और अगर आप लीक भी कंप्रेसर चेक किया, चोकिंग आप फ्लशिंग कंप्रेसर से कर रहे हैं, ब्रेजिंग आप प्रॉपर ठीक कर नहीं रहे, नाइट्रोजन का यूज आप कर नहीं रहे, वैक्यूम तो कभी कभार कर ही लिया वो भी कंप्रेसर से, और वेटिंग मशीन तो कभी आपने यूज किया ही नहीं, तो जानते हैं आपको क्या कहना चाहिए,
पंचर वाले भैया, क्योंकि आप तो बस पंचर बनाए हैं, हवा डाल दिए। दोबारा शिकायत आएगी तो कस्टमर किससे फ़ोन करेगा? पंचर वाले के पास जाएगा, आपके पास ही आएगा वो। फिर आप क्या कहोगे? अजी आपका तो एसी खराब है जी, कोयल ख़त्म हो चुकी है, अब बदलवा लो। और जब आप जानते हो कि कोयल ख़त्म हो गया है तो आपने रिपेयर क्यों किया? समझो दोस्तों, ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो आपके कस्टमर को ख़राब करते हैं। अगर आपको अच्छा काम करना है, मार्केट में अगर आपको लॉन्ग टाइम तक चलना है, सीजन में आपको अच्छा पैसा कमाना है, तो आपको इन पॉइंटों को फॉलो करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो को अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिएगा। दोस्तों मुझे ज़्यादा नहीं, बस 2000 सब्सक्राइबर करवा दीजिएगा। आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ दोस्तों, शुक्रिया।